जय हिंद भाई। उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन भाई अपनी इस क्लास का देखिए चर्चा में बना हुआ भी आपका। लेते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो आशा करता हूँ भाई आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन भाई अपना। सुमन के बेरी चर्चा करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपका। सुमन जो है आपकी सुमन के बेरी चर्चा में है। ये कौन है? सुमन के बेरी चर्चा में है तो ये कौन है? चलिए बात करते हैं इनकी। तो ये कौन है, चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें चेंज किया गया है और उनकी जगह पर कौन आई आपकी? सुमन बेरी। इनकी कौन रहेंगे आपके? नीति आयोग की क्या बनने वाली है? ये नई उपाध्यक्ष। नीति आयोग की उपाध्यक्ष बनेगी। उपाध्यक्ष इनसे पहले कौन था भाई? राजीव कुमार। इनसे पहले कौन थे? राजीव कुमार। ठीक है भाई। चलिए ये अभी हाल ही में बन रही है आपकी क्या? नीति आयोग की नई उपाध्यक्ष। इसका स्थान किसका ले रही है कह सकते हैं? तो अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष पीएम पदेन होते हैं। पदेन पीएम साहब क्या होते हैं? इस नीति आयोग के अध्यक्ष। ये भी ध्यान रखिए। सीईओ कौन है नीति आयोग के? सीईओ कौन है? अभिकांत दास भाई। अभिकांत साहब क्या है? सीईओ है। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन है। थिंक टैंक के नाम से किसको जाना जाता है? तो थिंक टैंक आपका यही है। सरकार में सोचने का काम कौन करता है? तो यही नीति आयोग आपका सरकार में सोचने का काम करती है। नीति आयोग के स्थान पर पहले क्या था आपका? योजना आयोग। योजना आयोग। नीति आयोग की जगह पर कौन काम करता था? योजना आयोग। नीति आयोग कब बना है आपका? 2015 में। 2015 से इसका नाम चेंज हुआ है और क्या बन गया? ये नीति आयोग बन गया। ध्यान रखिए। इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार। आपका ये क्या भैया? आपका पीएम प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद। साथ में कह सकते हो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। और कहां पर भी इन्होंने? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। और क्या भी आपका? इन्होंने मौद्रिक नीति पर, मौद्रिक जो नीति थी, नीति पर आरबीआई बैंक के तकनीकी सलाहकार। आरबीआई जो बैंक है, इस बैंक की तकनीकी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया। कहां पर? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार रही है। राष्ट्रीय आपका कह सकते हो आप। उसके बाद मंत्री या आपका जो मौद्रिक नीति उस पर आरबीआई की जो आरबीआई बैंक के तकनीकी सलाहकार भी नहीं है। साथ ही हम कह सकते हैं इसको क्या अपना ये इसमें अपना सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, सांख्यिकी आयोग की भी सदस्य रहे हैं। इतनी सारी इन्होंने ड्यूटियां करी हैं और अभी ये आपकी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? ये आपके बीच में है। अर्थशास्त्री थी भाई ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, एक बार फिर रिवाइज करता हूं। देखिए सुमन जो बेरी ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार में बने हैं। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ उसके भी सदस्य रहे। सांख्यिकी आयोग के भी सदस्य रहे। और अभी हाल ही में राजीव कुमार ने क्या किया था? तो राजीव कुमार थे, इन्होंने 22 अप्रैल को इस्तीफा दिया है। क्या दिया? इस्तीफा दिया कह सकते हैं। इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। ये इस्तीफे के बाद इनको ये पद दिया जाएगा। ठीक है, ये पद नया पद, ये अपना पद कब ग्रहण कर रहे हैं? 1 मई से ये अपना पद ग्रहण कर रहे हैं। अपना पद ग्रहण करने। अगर आज की डेट में पूछें तो आज की डेट में उपाध्यक्ष से कोई भी नहीं है, पद खाली है। ठीक है, बात फाइनल किसको कर दिया है? सुमन के बेरी को फाइनल किया गया है और आपके एक से अपना पदभार संभालेंगे। चलिए ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा भाई। ठीक है, विश्व बैंक के साथ भी इन्होंने काम किया। कहाँ पर भाई? विश्व जो बैंक है, विश्व बैंक के साथ भी इन्होंने काम किया है। बड़ी बड़ी ड्यूटियां करी हैं विदेशों में भी इन्होंने अपनी ड्यूटी करी है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में निकल करके आ जाएगा। चलिए भाई, अजय कुमार सूद
अगले जब ये चर्चा में है तो क्वेश्चन नंबर 2 भैया आपका अजय कुमार जो सूद हैं ये चर्चा में रहेंगे आपके। अजय कुमार सूद चर्चा में है ये कौन है? अजय कुमार सूद, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनको बनाया गया है अजय कुमार सूद को भारत सरकार के नए पीएस से बनाया गया। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। नए पीएस से बोले तो आप कैसे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भाई, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। किसको बनाया गया है? तो अजय कुमार सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया, पीएस से नियुक्त किया गया है। ये प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक और नवाचार परिषद के, ये किसके भी, जो आपके प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी साथ में नवाचार सलाहकार समिति के सदस्य थे। नवाचार सलाहकार समिति के सदस्य रहेंगे। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन है, बन जाएगा। 3 साल के लिए नियुक्त किया गया इन्हें। अब ये जो प्रधान सलाहकार कितने वर्ष के लिए कार्यकाल रहने वाला? 3 वर्ष का कार्यकाल रहने वाला है। कार्यकाल की अगर बात करें तो कितना रहने वाला है? 3 वर्ष का रहने वाला है। ठीक है। ये प्रोफेसर भी थे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में क्या थे आपके? ये प्रोफेसर भी रहे हैं भाई, प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का स्थान लेंगे। अब इनसे पहले पीएस से कौन था? पीएस से इनसे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इनसे पहले कौन था? या सीधा सा पूछे कि किसके स्थान पर, किसकी जगह पर ये स्थान लेंगे? तो ये के विजय राघवन। किसका स्थान लेंगे भाई? ये के विजय राघवन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? के विजय राघवन का स्थान लेंगे। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का ये भी है भाई। ठीक है। और इन्हें कब नियुक्त किया गया था? तो 2018 में के विजय राघवन को नियुक्त किया गया था पीएस से। क्या नियुक्त किया गया था? पीएस से। यानी कि कब से ड्यूटी पे थे ये? 18 से थे। वैक्सीन और ड्रग्स डेवलपमेंट टास्क फोर्स में भी इन्होंने काम किया है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्न रहेगा। उद्देश्य क्या भाई? प्रमुख विज्ञान सलाहकार कार्यालय का उद्देश्य है प्रधानमंत्री को उनके मामलों पर व्यवहारिक सलाह प्रदान करना। तो जो ये कार्यालय है पीएससी का, जो कार्यालय है, इस कार्यालय का उद्देश्य क्या होता है? प्रधानमंत्री को उन मामलों पर व्यवहारिक सलाह प्रदान करना जो प्रौद्योगिकी, विज्ञान और नवाचार से संबंधित हो। प्रधानमंत्री को उन मामलों पर सलाह देना जिनका संबंध किससे है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंध रहा हो। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपके चर्चा में है। चर्चा में क्यों थे ये आपके बीच में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। उससे पहले मेरे को एक बार रफ करना पड़ेगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कल भाई हमने अपनी 105वीं क्लास जो थी वो एक स्पेशल क्लास डाली, 105वीं क्लास। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है, करंट एज ऑन 24 अप्रैल के नाम से क्लास डाली हुई है, जिसके अंदर हमने जनवरी के करंट का एक रिवीजन किया है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उसके अंदर, अगर मैं कहूँ 500 के करीब क्वेश्चन होंगे तो बड़ी बात नहीं है। फिगर आपको 50 देखने को मिलेगा, लेकिन 500 के करीब क्वेश्चन है। अच्छी क्लास है भाई आप लोगों की, एक बार जरूर देखें। जो आज इस क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी, वो एक बार जरूर कल वाली क्लास को देखें और उसको शेयर करें। बहुत बेहतरीन और बड़ी अच्छी मेहनत करी गई उस क्लास के ऊपर भाई। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका डिजिटल बस सेवा चर्चा में है भाई आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपका, पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चलिए थोड़ा सा फास्ट देखते हैं तो राइटिंग हल्की सी खराब हो सकती है, बट मैं 3 बार रिवाइज करता हूँ। भारतीय डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर लेते पहले मुंबई में। पूछे भारत की राजधानी क्या है? आपको पता, दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। और अगर वाणिज्य राजधानी पूछे तो क्या आपका? मुंबई। वाणिज्य राजधानी क्या है? मुंबई किस स्टेट पर बसी है? आपका सालसेट द्वीप पर। किस द्वीप पर बसी? आपकी सालसेट द्वीप पर बसी है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका। मुंबई को किसने दहेज में दिया था? तो अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने
दहेज में दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुंबई आपका, बम्बई के नाम से क्या था, बम्बई के नाम से क्या था आपका राज्य होता था, और इससे निकाल करके महाराष्ट्र प्लस गुजरात 2 राज्य यहाँ पर स्थापित किए। जब स्टार्टिंग में आपके 14 राज्य थे, 14 राज्यों में एक जो मुंबई को तोड़ करके आपका 15वां राज्य है, अगर हम कहें 15वां राज्य के तौर पर किसको, तो गुजरात को बनाया गया। क्वेश्चन ये गुजरात को 15वां राज्य कब बनाया गया, मुंबई का नाम कब बदल गया, एक ही बात है, मुंबई का नाम बदल करके क्या किया गया था, महाराष्ट्र किया गया था। अब चर्चा में किस लिए मुंबई, तो डिजिटल बस सेवा यहाँ पर क्या की गई, लागू की गई है। ध्यान रखेंगे, पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा आपका ये 20 अप्रैल को, कब किया गया इसको, 20 अप्रैल को पूरी तरह से 20 अप्रैल को इसको लागू किया गया है। ये पूरी तरह से डिजिटल बस है पूरी तरह से, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये एक अनूठी टैप इन टैप आउट सुविधा के साथ लॉन्च की गई है, जो गेटवे ऑफ इंडिया से, कहाँ से किया गया इसको, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट के मार्ग पर, चर्च जो गेट है आपका, गेट के मार्ग पर टैप इन टैप आउट सुविधा के साथ लॉन्च किया गया है। टैप इन टैप आउट सुविधा के साथ लॉन्च किया है। किसके साथ लॉन्च किया है इसको, गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट टैप इन टैप आउट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि अपनी डिजिटल बस 100% डिजिटल है। आप इसमें बस रिजर्व करेंगे वो भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर आपके टिकट है वो भी आप कर सकते हैं, ऐप डाउन करेंगे, चलो ऐप का भी संबंध इससे रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बाद में पहली बस जो पूरी तरह से डिजिटल है, तो भारत की पहली बस सेवा है, ये बस सेवा है जिसको पूरी तरह से क्या आपका ये डिजिटल है। ध्यान रखेंगे, यह रूट की सभी 10 बसों पर लागू की जाएगी, इस रूट की सभी 10 बसों पर लागू की जाएगी, 10 बसों पर। और बाद में फिर ये पूरे 438 जो रूट हैं, 438 रूट है मुंबई के अंदर, उन रूटों पर इसको लागू किया जाएगा डिजिटल बस सेवा को, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो ऐप के माध्यम से टैप करने में सक्षम होंगे लोग, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो पूरी तरह से यानी कि इसमें आप डिजिटल टिकट में ले सकते हैं, आप डिजिटल आप रिजर्वेशन कर सकते हैं बस में, पूरी की पूरी सारी की सारी सुविधा, कहाँ से कहाँ कितने बजे बस आ रही है, कितने बजे पहुँचेगी, सारी की सारी सुविधा आपका डिजिटल पर मिल जाएगी। ये भी आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर चर्चा में बना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका चर्चा में है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहने वाला है। चलिए, यूएई की अभी हाल ही में किस देश ने यूपीआई सुविधा किस देश को दी गई है, किस देश को भारत ने दी है, यानी कि किस देश को यूपीआई सुविधा आपको यूनिफाइड पेमेंट जो आपका, यानी कि जो आप डिजिटल जो पेमेंट करते हैं, यानी कि एक क्लिक के साथ आप पेमेंट इधर उधर करते हैं, तो ये सुविधा हमने किसी दूसरे देश को भी प्रोवाइड करा दी है। हमने पहले नेपाल ने हमारी यूपीआई को यूज किया था, उसके बाद हम बात करें, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी आप पैसे का ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सारी यूपीआई के माध्यम से होती है। तो पहले हमने किसको, नेपाल को दिया, फिर भूटान को दिया, अब तीसरा देश और निकल करके आ रहा है आप लोगों को, सिंगापुर को भी दे चुके हैं हम भाई। अब आपका आ रहा है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई को यूपीआई सुविधा दी है भाई हमने, यूपीआई सुविधा प्रदान करी है। सुविधा किस देश को सुविधा दी हमने, तो ये आपके बीच में है, ठीक है। ओके, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शाखा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की शाखा एनपीसी इंटरनेशनल पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, NIPL है, ये किसकी शाखा, नेशनल पेमेंट आपकी, ये जो शाखा किसकी शाखा आपकी, ये NPCI की शाखा है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शाखा क्या आपकी, नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट जो आपका है प्राइवेट लिमिटेड है, इसके साथ हमने समझौता करके किसको दे दिया है, स्वीकृत कर दिया है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। यूएई के साथ है। मशरेक बैंक की भुगतान सहायक कंपनी, एक कंपनी किसके साथ हमने इसके लोग लेकर के बात करी है, नो पे, जैसे आपका पेटीएम वगैरह है, ऐसे नो पे और निपल ने 2021 में यूपीआई बनाने की
और किसने प्लस में आपका निप्पल NIPL, ये निप्पल कौन सी है आपकी हमारी नेशनल पेमेंट इंडिया की। इन्होंने क्या किया था आपस में समझौता किया था, कब 2021 में समझौता किया था कि एक साथ काम करेंगे, भागीदारी के साथ ये काम करेंगे। और इसे लाइव कर दिया गया अब भीम UPI, किसको लाइव कर दिया गया है, भीम जो आपका UPI है इसको इसके साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है और ये घोषणा कर दी गई है। यानी कि अब वो लोग UPI के माध्यम से, भीम ऐप के माध्यम से कह सकते हैं इसके साथ जुड़कर जहाँ पर निप्पो पे आपका काम कर रहा है, जो टर्मिनल है जो एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे भीम ऐप के द्वारा पैसे का क्या किया जाएगा, लेन देन किया जाएगा। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। चलिए एक बार रफ करना पड़ेगा भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय ऊर्जा प्रवाह। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ऊर्जा प्रवाह ये क्या है, चर्चा में है। ऊर्जा प्रवाह चर्चा में है, ये क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से कि ऊर्जा प्रवाह चर्चा में रहा आपका, ये क्या है। जैसे कि ध्यान, ऊर्जा प्रवाह यानी कि ऊर्जा बह रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऊर्जा से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब सुनेंगे आप लोग, ऊर्जा प्रवाह आपका क्या है, एक आपका जहाज है। क्या है आपका, ये जहाज है, पानी वाला जहाज है। इस जहाज का नाम है भाई ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, किस बल के पास है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, भारतीय तटरक्षक बल के पास। ये जो जहाज आपका किसके पास है, भारतीय तटरक्षक बल के पास है भैया, या कह सकते हैं किसका जहाज है, भारतीय तटरक्षक बल का। यहाँ क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है वर्तमान में। तो महानिदेशक कौन है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है कौन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा भैया। ठीक है, ओके। भारतीय तटरक्षक बल जहाज को कहा, गुजरात के शामिल किया, कहाँ शामिल किया गया इसको, ऊर्जा प्रवाह को। तो गुजरात के अंदर भाई, गुजरात के गुजरात के भरूच में इसे तटरक्षक जो बल में क्या किया गया, बल में इसको शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया, गुजरात के भरूच में इसको शामिल किया गया। ये भी ध्यान रखेंगे। यह जहाज 36 मीटर लंबा है। इसकी बात करें तो कितने मीटर लंबा आपका ये, 36 मीटर क्या आपका ये लंबा है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बनेगा। साथ ही बात होती है इसमें कार्गो जहाज है, और कार्गो जहाज ईंधन, विमान ईंधन और ताजा पानी ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। क्या क्या ले जाने के लिए आपका ये कार्गो, यानी कि सामान को ले जाने के लिए भी कार्गो जहाज है आपका, जहाज है नंबर 1। नंबर 2 क्या क्या सुविधा इसके अंदर, ईंधन, आपका कार्गो जहाज ईंधन ले जा सकता है। ठीक है, और क्या ले जा सकता है आपका, विमान ईंधन ले जा सकता है भाई, विमानन ईंधन ले जा सकता है। और तीसरा क्या भाई आपका ये ताजा पानी ले जा सकता है। ये इसको इसलिए डिजाइन किया गया है। सीधी सी बात करें तो ऊर्जा प्रवाह आपका जो चर्चा में, ये क्या रहा भाई आपका जहाज है, ऊर्जा प्रवाह जहाज है। और ये जहाज किसका, पानी वाला जहाज है। तटरक्षक बल को ये दिया गया है, गुजरात के भरूच में इसको कमीशन किया गया है। साथ ही क्वेश्चन यहाँ पर ये कि गुजरात तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, तटरक्षक बल है क्या। तो तटरक्षक बल आपका क्या, जो तटों की रक्षा के लिए काम करता है, ये नेवी के साथ मिलकर के करता है। तटरक्षक बल और नेवी के साथ मिलकर के एक्सरसाइज हुई थी पश्चिमी लहर, ध्यान रखेंगे। पश्चिमी लहर एक्सरसाइज किस के बीच में हुई थी, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। साथ ही एक मुंबई के अंदर एक एक्सरसाइज हुई थी, मुंबई पुलिस, पश्चिमी तट और नौसेना ने मिलकर के एक टेररिज्म के लिए एक एक्सरसाइज की गई थी। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, जिसमें तीनों, मुंबई पुलिस ने भाग लिया, तटरक्षक बल ने भाग लिया, भारतीय नौसेना ने भाग लिया। ये भी शानदार आपका क्वेश्चन है। और ये 36 मीटर लंबा कार्गो जहाज ईंधन ले जा सकता है, विमानन ईंधन ले जा सकता है, आपका ताजा पानी ले जा सकता है। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था आप लोगों का। चलिए अभी हाल ही में आपका कोर्बेक्स चर्चा में, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 अभी आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कोर्बेक्स चर्चा में है। यह क्या है,
ये है क्या है। सबसे पहले तो बात करें ये चर्चा में क्यों है, ये है क्या है, तो इसकी बात करते हैं भाई। देखिए ये क्या है आपका भाई, कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी विकसित, एक कह सकते हैं क्या आपका ये टीका भाई, ये क्या है आपका टीका है, किस बीमारी के लिए, आपका कोविड-19 के खिलाफ इसका यूज किया जाएगा। और आपातकालीन स्थिति में इसका यूज कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में इसका यूज करेंगे, किस पर करेंगे, 5 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 4 क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। कोर्बेक्स चर्चा में, कोर्बेक्स का संबंध इससे कोविड-19 से है, बच्चों का टीका है, आपातकाल में इसको यूज करने की परमिशन दी गई है। 5 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों पर इसको क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। DGI की विशेष पैनल ने, किसने, आपका ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, ये क्या हो जाएगा आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको क्या परमिशन दे दी है, आपातकालीन उपयोग की क्या दे दी है, आपातकालीन उपयोग, मैंने लिखा भी ऊपर भाई, आपातकालीन क्या कर सकते हैं, आपातकालीन उपयोग किया जा सकता है इसको, ये किसने, DCGI के द्वारा दे दी गई है। DCGI के क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 छोड़ रहा हूँ। अध्यक्ष कौन है, पहली